नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। और आज है 10 दिसंबर। तो चलिए शुरू करते हैं 10 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहला है कि 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ the victims of the crime of the genocide and of the prevention of this crime। इसका मतलब क्या है कि नरसंहार के शिकार और इनके पीड़ित की गरिमा को चिन्हित करने करने और इस अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको इतना बड़ा नाम वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नाम पूछते नहीं है, पर अगर सटक गई एग्जामिनर की तो पूछ भी सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कमोमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स एंड क्राइम्स ऑफ द जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम कब मनाया जाता है। यानी नरसंहार के शिकार और इसकी पीड़ित की गरिमा को चिन्हित करने के लिए इस अपराध में रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, सबसे पहले ये कब मनाया गया? तो ये 9 दिसंबर 1948 को 1948 को ये सबसे पहले 9 दिसंबर 1948 को सबसे पहले मनाया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कब मनाया गया। तो 9 दिसंबर 1948। और इस बार इसकी वर्षगांठ कौन सी रही? 71। ठीक है, इस बार इसकी 71वीं वर्षगांठ रही, यानी कि 71वां समय है, ये 71वीं बार है ये जो मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूक बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है। वो क्या है? भ्रष्टाचार विरोध दिवस। क्या है? भ्रष्टाचार विरोध दिवस। ये भी मनाया जाता है और यह 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन से पीड़ित होने के बाद प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये एसएससी और रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट है, बैंक के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादातर। पर यहाँ पर बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 9 दिसंबर को हो सकता है कि भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है भ्रष्टाचार विरोध दिवस। अच्छा, इस बार इसकी थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम जो है वो है रिकवर। मैं लिख देता हूँ, रिकवर विथ इंटीग्रिटी। INTEGRITY लिख लीजिएगा, GRITY। ओके, रिकवर विथ इंटीग्रिटी, ये कोविड-19 के उस पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह मेगा साइकिल इवेंट कितने दिन के लिए चला है? 25 दिनों तक चलेगा, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक चलेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिट इंडिया को बिल्कुल बढ़ावा देने के लिए साइक्लोथॉन क्या होती है? साइकिल की रेस होती है, और इसका शुभारंभ किया है। इसका दूसरा संस्करण, सेकेंड एडिशन चल रहा है, ये दूसरा संस्करण चल रहा है। और इसका मेगा साइकिलिंग इवेंट जो कितने दिन तक चलेगा? 25 दिनों तक चलेगा। कब से? 7 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, ओके। इसका आयोजन देश भर के प्रत्येक जिलों में आयोजित किया जाएगा। नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकृत करके इसमें भाग ले सकते हैं। तो यदि आपको इसमें भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इसके वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल ये 7 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2020 यानी 25 दिनों तक चलेगा। ओके, तो अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण संस्थापक कौन है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ये देखता है। ठीक है, और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कब इसकी स्टेबलाइजेशन हुई थी? तो 1982 को इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था। और भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। ठीक है, DELHI दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। और इनके महानिदेशक कौन है? संदीप प्रधान। ये स्टैटिक फैक्ट है और ये पूछे जाते हैं, इस वजह से आपको मैंने बताया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO नियुक्त किया गया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और करंट अफेयर की बात तो है ही कि हमारे पहले ऐसे भारतीय कौन है, नाम इनका नाम क्या है, अनिल सोनी। अनिल सोनी ये पहले जो हैं वो बने हैं मुख्य अधिकारी यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में CEO बोलते हैं। CMD एंड CEO जो हम बताते भी हैं आपको, ठीक है। तो CEO बनाया गया है। तो ये है इनकी तस्वीर, आप इनको देख लीजिए। ये हैं अनिल सोनी और इन्हीं को बनाया गया है CEO किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का फाउंडेशन का CEO बनाए गए हैं। अच्छा, अब हम WHO की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक फैक्ट तो जानना जरूरी है। WHO इस बार काफ़ी चर्चा में भी रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनोवा में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनोवा में है। ओके, और टेड्रस एडानॉम इसका नाम है, टेड्रस एडानॉम। ये कौन है, यहाँ के महानिदेशक हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स अभी हाल ही में जारी की गई। मैं इसका ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी ले लूँगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसका लेक्चर भी आ जाएगा जल्दी से डिस्क्रिप्टिव टॉपिक में, ठीक है। तो 2021 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स जारी किया गया, उसमें 10वें स्थान पर रखा गया है और कुल भारत का स्कोर जो है 10वें स्थान पर रखा गया। इसमें भारत का कुल स्कोर कितना है, 63.98। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, 10वां स्थान है, ठीक है। और ये रिपोर्ट कब जारी करी, 7 दिसंबर 2020 को ये जारी कर दी गई है, ठीक है। और इसके पिछले साल में अगर मैं बात करूं तो भारत, मैंने जहां तक मुझे याद है, भारत 9वें स्थान पर रहा था, ठीक है। ये 100% श्योर है, जहां तक नहीं बिल्कुल 100% श्योर है कि पिछले साल ये 9वें स्थान पर रहा था। इस बार थोड़ा परफॉर्मिंग खराब हो गई, फिर 10वें स्थान पर आ गया है। ओके, अब आपके याद करने का ये भी पॉइंट बन सकता है कि यहाँ पर कि 63.98 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी को मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला, उसका कारण ये है क्योंकि सबको ये बताया गया था कि आप ग्लोबल वार्मिंग के जो टेम्परेचर है वो 2 या 1.5 तक करिए, और कोई भी देश ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया है, इसलिए किसी को भी पहला, दूसरा या तीसरा स्थान नहीं दिया गया है। हाँ, चौथा स्थान किसको दिया गया है ये आपको बताया जा सकता है। तो चौथा स्थान स्वीडन को मिला है। किसको मिला है, स्वीडन को मिला है। यूनाइटेड किंगडम को 5वां, डेनमार्क को 6ठा, मोरक्को को 7वां, नॉर्वे को 8वां और चिली को 9वां और 10वां स्थान भारत को मिला है। हालांकि प्रदर्शन भारत ने पहले साल से थोड़ा सा अच्छा ही किया है, पर पहले साल पहला, दूसरा भी मिला था तो 9वें रैंक आई थी। इस बार हिसाब से देखा जाए तो 7 में से 7वां स्थान है, बिल्कुल, ठीक है। तो उस हिसाब से सही भी है और गलत भी है थोड़ा सा। फिलहाल CCIP काम की बात क्या बनती है कि CCIP यानी क्लाइमेट चेंज CCPI ये परफॉर्मिंग इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक कितनी है, वो है 10वीं। किस स्कोर के साथ, 63.98 के साथ, और पहला, दूसरा, तीसरा किसी को नहीं मिला है, ठीक है। चौथा स्वीडन को मिला है, उसके बाद तो मैंने आपको नाम बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन यानी एडवांस बायोफ्यूल की बात करें तो विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी रूप से तो 2.5 यानी बहुत मेहरबान है इस समय ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक, वो भारत को ऋण पर ऋण दिया जा रहा है। तो 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। किसने दी है, ADB ने दी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है, ठीक है। अब
एडीबी की बात आ जाती है तो थोड़ी सी एडीबी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एडीबी का कौन है? मत्स्यगु असाकावा। ठीक है, क्या? मत्स्यगु असाकावा, ये यहाँ के क्या है? अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। ठीक है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। ठीक है, तो फिलीपींस के मनीला में, ऐसे याद रखो कि इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट खबर है कि परम करदाता यानी पीडब्ल्यूसी इंडिया के अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन भारतीय युवा, जो भारतीय युवा हैं उनके साथ उनके लिए क्या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और युवान यानी भारत में जनरेशन अनलिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इससे क्या होगा कि जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं लगभग 1.8 बिलियन बच्चे, उनको क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। कैसे? किसी न किसी तकनीकी या काम या श्रम से संबंधित इनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साझेदारी की है। फिलहाल ये अभी के लिए नहीं है, ये 2030 तक ये करेंगे, पर करंट अफेयर का पार्ट बना इसलिए मैं ले आया, इसलिए इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1.8 बिलियन युवाओं की मदद करेगा कौन? युवान और पीडब्ल्यूसी। और ये किससे संबंधित है? ये ILO से संबंधित है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। अब ILO की बात आ जाती है तो ILO के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। देखिए, ILO, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनोवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनोवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं ILO की बात करूं तो इसके साथ जो संगठन की स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी? तो पेरिस शांति सम्मेलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1919 में, 1990। ठीक है, 1990, बहुत आसान है इसको। और इसके जो महानिदेशक हैं वो क्या है? गाय हैं। आपको याद रखना, गाय हैं जो राइड करते हैं गाय पर, यानी गाय राइडर। क्या नाम है? गाय राइडर, बस इतना है। ठीक है, तो ILO के महानिदेशक गाय राइडर, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनोवा में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्थिव पटेल को आप जानते ही होंगे। इन्होंने क्रिकेट मैच काफ़ी ज़्यादा खेला है, इंडिया के लिए भी खेला है, बहुत ज़्यादा खेला है और अच्छे रन भी बनाए हैं। तो पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, सभी प्रारूपों से क्या संन्यास लेने के लिए ऐलान कर दिया। तो उन्होंने ये कह दिया है कि अब हम क्रिकेट के किसी भी प्रारूप से नहीं खेलेंगे। और ये रही इनकी तस्वीर, इन्हें आप देख लीजिए, ये हैं पार्थिव पटेल। इनको आप जानते होंगे, इन्होंने बहुत सारे टेस्ट मैच, लगभग 25 टेस्ट मैच खेले हैं और 38 एकदिवसीय मैच खेले हैं। T20 भी इन्होंने कई मैच खेले हैं, शायद ज़्यादा नहीं खेले हैं पर T20 कम खेले हैं, पर 25 ये खेले हैं और 30 के आसपास एक दिवसीय मैच भी खेले हैं, इतना तो मुझे याद है। ठीक है, तो पार्थिव पटेल क्या है कि सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं फिलहाल। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगला देख लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले, कौन सा मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक किला है? ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने अब किसे शामिल कर लिया है? मध्य प्रदेश के। पिछली बार जयपुर के कुछ चीज शामिल किया था, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जयपुर का कौन सा किला था। ठीक है, इस बार क्या किया है? 2020 की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर और ओरछा, ठीक है, ग्वालियर और ओरछा, ठीक है, इसको शामिल कर लिया है विश्व धरोहर शहर के मामले में। अब हम बात करते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को से स्टैटिक फैक्ट क्या बन सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ है? फ्रांस के पेरिस। तो यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक जो हैं वो है मैक्स चाइल्ड्स रसलर। ओके, मैक्स चाइल्ड्स रसलर इनके निदेशक हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। केवी नॉलेज बूस्टर पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।